नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। यहाँ पर मैं आपको हिंदी किताबों के बारे में बताती हूँ, उनके रिव्यूज़ देती हूँ, बुक रिकमेंड करती हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पर, जो कि रेड बटन आपको वहाँ दिख रहा होगा, क्लिक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, वरना आप मेरे वीडियो मिस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने युवा लेखिकाओं के बारे में बातें की थी। 3 युवा लेखिकाएं और उनकी किताबों को लेकर आई थी और उनका एक शॉर्ट रिव्यू किया था और कहा था कि अगली कड़ी में इसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो जाहिर सी बात है, सभी लेखिकाओं को शामिल नहीं कर सकते हम, लेकिन उनको मैं शामिल कर रही हूँ जिन्होंने बहुत तेज़ी से युवा पीढ़ी में अपनी पहुँच बनाई है और हिंदी साहित्य में नए आयाम रच रही हैं। तो आज 3 अन्य किताबों को लेकर आई हूँ। तो बिना भूमिका को लंबा खींचे चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ पहली किताब के बारे में। आज की मेरी पहली किताब है नीलेश रघुवंशी की लिखी एक कस्बे के नोट्स। नीलेश रघुवंशी का परिचय देना तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सभी इनसे परिचित होंगे, फिर भी बता देना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य का ये एक जाना माना नाम है और अपनी साहित्य सेवा के लिए कई सम्मान अपने नाम कर चुकी हैं, जैसे भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान, आर्य स्मृति सम्मान, केदार सम्मान सहित कई पुरस्कार इनकी झोली में जा चुके हैं। नीलेश रघुवंशी मध्य प्रदेश के बासौदा की रहने वाली हैं। भाषा विज्ञान से इन्होंने एमफिल किया और अब तक इनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कई काव्य संग्रह, कुछ उपन्यास और कई नाट्य आलेख भी शामिल है। आज मैं बात कर रही हूँ एक कस्बे के नोट्स की, जिसका पहला संस्करण सन 2012 में प्रकाशित हुआ। वैसे तो ये एक उपन्यास है, लेकिन पढ़ते वक्त किसी की डायरी पढ़ी जाने जैसा एहसास दिलाता है। कहानी में एक लड़की है, उसके पिता है, 10-11 लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार है और है एक ढाबा जो उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। और यही ढाबा इस उपन्यास के केंद्र में शुरू से अंत तक बना रहता है। एक पूरा कस्बाई जीवन अपने हर पहलू के साथ उपन्यास में उजागर होता है। कस्बे के लोग लड़कियों को ढाबे पर काम करता देख हंसते हैं, लेकिन उनको शिक्षित होता देख पिता पर सवाल भी उठाते हैं। कहते हैं कि लड़कियों को इतना शिक्षित करने की जरूरत क्या है, उनके लायक दूल्हा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पिता लड़कियों से ढाबे पर काम भी कराते हैं और उन्हें स्कूल भी भेजते हैं। वो लड़कियों में एक गजब का आत्मविश्वास पैदा कर रहे होते हैं। भीषण तंगहाली में भी हर दम मुस्कुराते पिता, छोटी से छोटी ज़रूरतों में समझौते कर लेती बहनें और अभावों से भरा ये जीवन भावुकता की आंधी में बह जाने की योग्यता रखता है। यानी आप भावुकता में बह सकते हैं, लेकिन ये ऐसा अवसर नहीं देता और बहुत ही निर्मम तरीके से यथार्थवादी बना रहता है। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के सामाजिक नियम कानून उन्हें प्रेम में पढ़ने की इजाज़त नहीं देते और इसीलिए जब ऐसे परिवार की स्कूल जाती लड़कियां प्रेम में पड़ जाती हैं तो उसे गलत काम समझकर उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और तुरंत फुरत में उनका ब्याह करवा दिया जाता है। बहनों को इस तरह शादी होते देख छोटी बेटी परेशान होती है और अपने पिता से कहती है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगी, आप मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए। गलत काम यानी प्रेम में पढ़ना, यानी अपनी मर्जी से विवाह कर लेना, यानी अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना। उपन्यास बहुत धीमी गति से आगे बढ़ता है और कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने किसी की डायरी थमा दी हो और मैं उसके कुछ अंश पढ़ रही हूँ जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। बस किसी की यादों के कुछ पन्ने हैं, एक कस्बे के कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं जो शायद अंत तक नहीं पहुँचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। किताब अपने अंत तक पहुंचती है। बच्चियों को शिक्षित कराते, किसानों के सच्चे हमदर्द और मृत्यु भोज जैसी खर्चीली प्रथा के विरोध में आवाज उठाते एक प्रगतिवादी सोच के पिता का परिवार नियोजन के बारे में जागरूक न होना अखरता है। उपन्यास कहीं कहीं इतना धीमा पड़ जाता है कि रोचकता खत्म होने लगती है, लेकिन कथानक शानदार है और भाषा की सौंधी सौंधी आंचलिकता दिल छू लेती है। बुंदेलखंडी का देसी अंदाज पूरे उपन्यास में छाया हुआ है और ये ठेठ अंदाज बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उस इलाके में कुछ समय तक रह चुकी हूँ तो मुझे समझने में बहुत आसानी हुई। अगर आप ज़रा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप भी समझ लेंगे और अगर उस इलाके से हैं तब तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में और खुद को कनेक्ट भी कर पाएंगे। एक कस्बे का जीवन कभी जिया हो या कुछ घंटों में आप जी लेना चाहते हैं, उसके भीतर पहुंचना चाहते हैं, उसको करीब से जानना, समझना और देखना चाहते हैं, तो एक कस्बे के नोट्स एक शानदार किताब है और आपको ज़रूर एक बार पढ़नी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगली किताब की ओर, जिसे लिखा है विजयश्री तनवीर ने। किताब का नाम है अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। विजयश्री तनवीर दिल्ली में रहती हैं और कुछ समय तक उन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया। बहुत पहले इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था तपती रेत पर
और फिर एक लंबे अंतराल के बाद इनका पहला ये कहानी संग्रह हिंदी युग्म से प्रकाशित हुआ है सन 2018 में। अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार शीर्षक बहुत अट्रैक्ट करता है। इस किताब में कुल 9 कहानियां हैं और सभी कहानियों के केंद्र में है विवाहेतर संबंध। इन्हीं संबंधों के जरिए विजयश्री तनवीर इंसानी मनोभावों की तह में जाती हैं और मन की गिरहें खोलने का प्रयास करती हैं। ये कहानियां कभी तो आपको समाज का वो चेहरा दिखाती है जो बाहर से बेहद सभ्य, सुसंस्कृत और ईमानदार होते हुए भी भीतर से उतना ही असभ्य और बेईमान होता है, तो कभी इन कहानियों के जरिए आप खुद से मुलाकात कर बैठते हैं और तब आप चौंक जाते हैं, जैसे किसी ने आपको आईना दिखा दिया हो। पहले प्रेम की दूसरी पारी, जो कि किताब की पहली कहानी है, जिसमें शादी के कई वर्षों बाद नायिका अपने पुराने प्रेमी से मिलती है और इस छोटी सी मुलाकात में वो उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि अब वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसे भूल चुकी है और अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश है। लेकिन कहानी का अंत वही सच होता है जो शायद आपने अपने आसपास देखा होगा, सुना होगा या शायद महसूस किया होगा। अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार ये एक ऐसे औरत की कहानी है जो अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर हर रोज नेहाटी जंक्शन से सियालदह अपने काम पर जाती है और ट्रेन में एक अजनबी के सहयोग को प्रेम समझ बैठती है। लेकिन कथा का अंत उसके भोले हृदय पर बर्छी की तरह गिरता है। आखिर इस तरह के शॉर्ट टर्म प्रेम का अंत इसी तरह तो होता है। कुछ कहानियां बेहद उद्वेलित करती हैं, जैसे भेड़िया, समंदर से लौटती नदी और खिड़की। ये कहानियां बड़े निर्मम ढंग से सच्चाई बयां कर देती हैं और पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि बस इस किताब को उठाकर कहीं दूर छिपा दो जहां से ये फिर मेरी नज़रों में न आए। सच कड़वा होता है ना। भेड़िया की आरजे कादम्बरी और समंदर से लौटती नदी की शेफाली के किरदारों में मुझे बहुत समानता दिखी। दोनों ही अपने अंतरंग संबंधों को स्वीकारने की हिम्मत रखती हैं, चाहे ये संबंध समाज में स्वीकार्य हो या न हो। कथा शैली और भाषा की दृष्टि से सभी कहानियां खूब सरल और प्रभावमयी हैं। हाँ, कहीं कहीं किरदारों के चित्रण में मुझे एक बिखराव ज़रूर दिखा जिस पर काम किया जा सकता था। अनाम रिश्तों के नाम लिखी गई ये 9 कहानियां मेरे लिए हरी मिर्च तरीकी रही, जो तीखी भी खूब लगी लेकिन पसंद भी उतनी ही आई। तो एक बार आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन हाँ, अगर रिश्तों में खटास या ब्रेकअप जैसी कंडीशन से जूझ रहे हैं ना, तो थोड़ा देर रहने दीजिएगा, ये किताब विचलित कर सकती है। अगली किताब की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे लिखा है अनु सिंह चौधरी ने। किताब का नाम है नीला स्कार्फ। अनु सिंह चौधरी बिहार के सिवान में जन्मी और रांची में पली बड़ी हैं। IIMC दिल्ली से इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। खुद को मौका परस्त कहती हैं। जब जैसा अवसर सामने आया उन्होंने उसे अपना समझा और ज़िंदगी के साथ कई प्रयोग किए। इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में भी बनाई, अखबारों में कॉलम भी लिखे, किताबें भी एडिट की। इसके अलावा इन्होंने अनुवाद भी किया है, ब्लॉगिंग भी की है और इनकी लिखी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें से आज मैं बात करने वाली हूँ नीला स्कार्फ की, जो सन 2014 में हिंदी युग्म से प्रकाशित हुई। नीला स्कार्फ ये एक ऐसी किताब है जिसने बेस्ट सेलर के प्रति मेरी सोच ही बदल दी। ऑनेस्टली मैं बेस्ट सेलर जैसे टैग पर विश्वास नहीं करती, लेकिन नीला स्कार्फ पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यहाँ जो बेस्ट सेलर लिखा हुआ है ये सिर्फ लिखी हुई बात नहीं है। दिस बुक रियली डिजर्व टू बी अ बेस्ट सेलर। इस किताब में 12 कहानियां हैं और ये सभी कहानियां अलग अलग विषयों, अलग अलग थीम्स, अलग अलग मसलों पर आधारित है और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। किताब की पहली कहानी रूममेट, मुंबई जैसे शहर में अपने ख्वाब पूरे करने आए लड़कियों की कहानी है, जिन्हें अनजान शहर में रूममेट्स के रूप में न सिर्फ एक सच्चा दोस्त मिलता है बल्कि अपना सबसे बड़ा राजदार भी मिलता है। कभी किसी शहर में बाहर गए हों, हॉस्टल में रहे हों और अपने रूममेट्स को अपने परिवार से भी बढ़कर अपने साथ खड़ा पाया हो तो ये कहानी आपको उसकी याद ज़रूर दिलाएगी। अगली कहानी है बिसेसर बो की प्रेमिका, जो बिल्कुल ही अलग स्वाद परोसती है। इस कहानी की नायिका घरों में चूल्हा चौका बासन करने वाली नौकरानी बिसेसर बो है, जो अपनी मलिकाइन और बड़की कन्या यानी घर की छोटी बहू की सेवा टहल में दिन रात लगी होती है। लेकिन एक दिन जब अपने बड़े मालिक यानी बड़की कन्या के पति की बुरी मंशा उसके सामने जाहिर होती है तो क्या जवाब देती है बिसेसर बो, ये जानना बेहद दिलचस्प है। ये इस किताब की ऐसी कहानी है जो इस पूरे कहानी संग्रह में से मुझे सबसे ज़्यादा याद रह गई। आप इसे मेरी फेवरेट कहानी कह सकते हैं, लेकिन इस कहानी संग्रह की मेरी मोस्ट फेवरेट कहानी है दिखौकी। दिखौकी एक ठेठ शब्द है बिहारी का। जब शादी से पहले लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं तो इस रस्म को यहाँ ठेठ भाषा में दिखौकी कहते हैं।
शुरू से ही गांव में पली बड़ी और शादी के बाद भी गांव में रह गई सुशीला चाची नहीं चाहती कि उनकी बेटी भी शादी के बाद चूल्हा फूंकती रहे, गोबर लीपती रहे। इसलिए जैसे ही शहर के एक लड़के का रिश्ता आता है, चाची अपने नाते रिश्तेदारों को लेकर पहुंच जाती है दिल्ली दिखाऊकी की रस्म के लिए। लेकिन दिखाऊकी की रस्म का अप्रत्याशित अंत चाची के सामने शहर के जीवन की मृग मरीचिका का रहस्य खोलता है और बड़ी सहजता से वो अपने फैसले से पलट जाती हैं। इसके अलावा प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, सहयात्री, नीला स्कार्फ और कुछ यूं होना उसका, ये कुछ कहानियां कमाल की हैं। लिव इन और मुक्ति, ये 2 कहानियां मुझे प्रभावित करने में असमर्थ रही, लेकिन कमाल की किस्सा गोई और बेहद रोचकता से बुना गया कहानियों का ताना बाना इसे मस्ट रीड की कैटेगरी में रखता है। पुरुष लेखन स्त्री लेखन में भेद करने वाले लोगों को अनु सिंह चौधरी की कहानियां स्त्रीवादी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को मानने वाले लोगों में से नहीं हैं तो नीला स्कार्फ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार नीला स्कार्फ ज़रूर पढ़िएगा। तो ये थी आज की 3 किताबें जो कि हमारी युवा लेखिकाओं द्वारा लिखी गई और बहुत तेज़ी से पाठकों में अपनी पहुंच बना रही हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और संजोकर अपने बुक शेल्फ में रख भी सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप किताबें खरीद भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। जल्दी ही मिलूंगी अगले वीडियो में। अभी के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिएगा।